नमस्कार सभी को। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 8 सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे और जो क्वेश्चंस होने वाले हैं ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर के होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आपसे पूछा गया इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कौन सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो पहले दिया गया मनी ओनली। देखिए ओनली जो लगा दिया गया है इस वजह से ये जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, बी में कहा गया सॉयल लेबर एंड मशीन्स, यही इसका सही आंसर है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है। तो सॉयल की जरूरत है, लेबर की, सॉयल मतलब एक तरीके से लैंड है, तो लैंड लेबर मशीन बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। रेस्टोरेंट पॉज पॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखिए कोई रेस्टोरेंट है और वहां पर रुकने की पॉइंट है, ठीक है, तो पॉज पॉइंट कहा गया उसको। तो ये किस चीज का एग्जांपल है, तो एक सर्विस बिजनेस है, यहाँ पर सर्विसेज दी जाएंगी, ठीक है, तो ये सर्विस बिजनेस में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। इन इकोनॉमिक्स द टर्म लैंड रिफर्स टू। अब देखिए इकोनॉमिक में मतलब इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो लैंड का मतलब क्या होता है, तो केवल जोग्राफिकल लैंड होता है, नहीं। केवल एग्रीकल्चरल लैंड होता है, ये भी गलत है, ठीक है। ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, ये बिल्कुल सही है। तो लैंड में सारे के सारे नेचुरल रिसोर्स आ जाएंगे, केवल लैंड नहीं आएगा इसमें, सॉयल भी आ जाएगी, फॉरेस्ट भी आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, मिनरल्स, मतलब सब कुछ आ जाएगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड फॉर लैंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए अगर रेंट दी जा रही है लैंड के लिए तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपको बताना है। तो ये पूछा गया है रेंट जो दी जाती है, रेंट पेड फॉर लैंड मतलब रेंट जो दी जाती है लैंड के लिए या लैंड पे, वो किस किस चीज का एग्जाम्पल है। तो ये लेबर इनकम नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं है, क्या है, पेमेंट फॉर लैंड है। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो पूछा गया इनमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्स है, आपको पता ही होगा। वाटर भी है। ऑयल जो है, ठीक है, ये किस ऑयल के बारे में बात हो रही है, जो आपने क्रूड ऑयल देखा होगा उसके बारे में बात हो रही है, भी नेचुरल रिसोर्स ही होता है। यहाँ पर ट्रैक्टर जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ट्रैक्टर जो है मैन मेड रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है नहीं है। लेबर इन इकोनॉमिक्स रिफर्स टू। देखिए इकोनॉमिक्स में लेबर का मतलब क्या होता है, तो केवल फिजिकल लेबर नहीं होता है। लेबर का मतलब अगर आप देखेंगे तो ये फिजिकल और मेंटल दोनों एफर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे आईटी जॉब्स हैं तो वहां पर जो काम कर रहे हैं उनको भी लेबर कहा जाएगा। वो अपना फिजिकल एफर्ट नहीं दे रहे हैं, वहां पर कैसा एफर्ट दे रहे हैं, मेंटल एफर्ट को दे रहे हैं, ठीक है, इसलिए दोनों को इंक्लूड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द स्पेशलाइज स्किल्स नॉलेज एंड एबिलिटीज ऑफ वर्कर्स आर कॉल्ड। देखिए अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें पूछा गया है जो स्पेशल स्किल्स होती हैं, नॉलेज होती है लोगों के पास में, वर्कर्स के पास में, एबिलिटीज होती हैं वर्कर्स के पास में, इनको क्या कहा जाता है, इस टर्म को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन रिसोर्स नहीं कहते, ह्यूमन रिसोर्स तो वो पर्सन हुआ जिसके पास ये सारी चीजें थी, लेकिन जो स्किल्स होती हैं इसको क्या कहता है, ह्यूमन का कैपिटल कहते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल हो जाएगा। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंट्रीब्यूट टू। अब देखिए एजुकेशन अगर दी जा रही है, ट्रेनिंग अगर दी जा रही है, तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस नहीं होगी, इंक्रीज होगी, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होगा, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो स्किल्स आएंगी और बहुत सारी चीजें होंगी जिससे ह्यूमन का कैपिटल डेवलप हो जाएगा। विच ऑफ दीज इम्प्रूव्स प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल द मोस्ट। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल की मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन में जो स्किल्स होती हैं इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो इसमें क्या हो सकता है। तो सुपरस्टिशंस बिल्कुल गलत है, इलनेस भी गलत है, गुड हेल्थ केयर बिल्कुल सही बात है। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेस स्ट्रेंथ दोनों की दोनों अच्छी बनी रहेंगी और ह्यूमन कैपिटल का डेवलपमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द जापानीज कॉन्सेप्ट काइजन मीन्स। अब देखिए काइजन जो है ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब वर्क एज वर्शिप नहीं होता है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो जब कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता है तो उसको किसी भी प्रोग्रेस के लिए इस शब्द को यूज किया गया है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इज करेक्ट और इसी को कहते हैं काइजन। द जर्मन वर्क एथिक वैल्यूज। अब देखिए जर्मन में अगर देखा जाए कि जर्मनी में मेनली जो एथिक वैल्यूज थी, ठीक है, वो मतलब जो वैल्यूज किस चीज को कराता है, ठीक है, ये आपको मेनली पूछा गया है कि वर्क में जो वैल्यू करी जाती है एथिक वैल्यूज वो किसकी है, ठीक है। तो ये पंक्चुअलिटी की होती है और क्वालिटी की होती है। तो फन और लेजर बिल्कुल गलत है।
पंक्चुअलिटी और क्वालिटी ही सही है कि जो भी पर्सन है उसके अंदर ये वैल्यूज होनी चाहिए कि पंक्चुअल होना चाहिए और क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। व्हाट डज द टर्म प्रोडक्टिविटी मीन्स? अब प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है ये इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो डूइंग लेस इन मोर टाइम गलत है। एबिलिटी टू डू मोर इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड ये बिल्कुल सही है। ज्यादा काम कर सके कोई पर्सन कम टाइम पीरियड में तो उसको क्या कहेंगे? प्रोडक्टिविटी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल इज एनहांस्ड मेनली थ्रू। अब देखिए ह्यूमन कैपिटल जो है ये कैसे इनहेंस हो सकता है, कैसे इसका इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो एजुकेशन दी जा सकती है, ट्रेनिंग दी जा सकती है, हेल्थ केयर पे वर्क किया जा सकता है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। व्हाट इज द एडल्ट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज ऑफ 2023? तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 2023 में जो इंडिया का एडल्ट लिटरेसी रेट था वो क्या था? इस क्वेश्चन में ये चीज आपसे पूछी गई है। तो 85% जो मेल थे वो लिटरेट थे और 70% फीमेल जो थी वो लिटरेट थी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। व्हाट डज द डेमोग्राफिक डिविडेंड रेफर्स टू? अब देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? तो एक्स्ट्रा सैलरी फॉर वर्कर्स गलत है। ठीक है, ये गलत है बिल्कुल। सेकंड में कहा गया बेनिफिट ऑफ हैविंग लार्ज यंग वर्किंग पॉपुलेशन। देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब यही होता है कि अगर किसी कंट्री के पास अच्छी खासी पॉपुलेशन है और पॉपुलेशन किसकी है? यूथ की पॉपुलेशन है। अब यूथ क्या होंगे? वर्किंग होके काम करेंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी सेवी होंगे, तो कहीं ना कहीं वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन देंगे, तो इसी को कहा गया है डेमोग्राफिक डिविडेंड। और भारत का इस समय डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत अच्छा है। इन एंशियंट इंडिया वर्क वॉज कंसिडर्ड। अब देखिए एंशियंट इंडिया में अगर देखा जाए तो वर्क को क्या क्या माना जाता था? तो टाइम पास नहीं माना जाता था, वर्क एज वर्शिप माना जाता था, स्ट्राइविंग फॉर परफेक्शन। तो परफेक्शन के लिए हमेशा लोग काम करते रहते थे और वर्क को क्या माना जाता था? पूजा माना जाता था। तो कर्म ही पूजा है। आप लोगों ने कोट सुनी होगी। विच एंशियंट टेक्स्ट गिव डिजाइन रूल्स फॉर स्कल्पचर एंड पेंटिंग? तो स्कल्पचर और पेंटिंग के लिए कौन सा ऐसा एंशियंट टेक्स्ट है जिसने बातें करी हैं, जिसने डिजाइंस दिए हैं, रूल्स दिए हैं? ठीक है, स्कल्पचर और पेंटिंग से रिलेटेड। तो अर्थशास्त्र नहीं है, ये तो कौटिल्य ने लिखा था। ये मेनली एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। वेदों में भी ऐसा नहीं बताया गया। इसमें शिल्प शास्त्र इज करेक्ट। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन में कहा गया व्हाट यूनिक शिप बिल्डिंग टेक्निक डिड इंडियन यूज ओवर 2000 ईयर एगो? तो 2000 साल पहले अगर देखा जाए तो इंडिया में एक यूनिक शिप बिल्डिंग टेक्निक यूज होती थी। वो कैसी शिप बिल्डिंग टेक्निक थी? तो वुडन नेल्स नहीं यूज करते थे, आयरन शीट्स भी नहीं यूज करते थे। स्टिचिंग वुडन प्लैंक्स विद कॉर्ड्स। तो कॉर्ड मतलब रस्सियों से क्या करते थे? वुडन प्लैंक्स को बांधते थे और एक नाव बना देते थे। तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कैपिटल इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू। अब देखिए इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो केवल क्या मनी होती है जो बैंक में है? नहीं। ओनली एनी एसेट यूज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये बिल्कुल सही। तो देखिए किसी भी तरीके का वो एसेट हो सकता है जिससे गुड्स क्रिएट करे जाएं। एसेट मतलब जिससे गुड्स और सर्विसेज क्रिएट करी जाएं, बनाई जाएं या प्रोड्यूस करी जाएं, उसको क्या कहा जाएगा? कैपिटल कहा जाएगा। इसमें ह्यूमन कैपिटल भी हो सकता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। डिविडेंड इन इकोनॉमिक्स मींस। अब देखिए डिविडेंड का मतलब क्या होता है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो अगर कोई ऐसा होगा जो शेयर वेयर का काम करता होगा उसको ये चीज पता होगी। तो लोन टेकन फ्रॉम बैंक, क्या इसको डिविडेंड कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, लोन जो लिया था उसको डिविडेंड नहीं कहा जाता। टैक्स पेड टू गवर्नमेंट, ये भी डिविडेंड नहीं है। शेयर ऑफ प्रॉफिट्स गिवन टू शेयर होल्डर्स, ये बिल्कुल सही है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई कंपनी एक्स है और इसने क्या किया? 100 शेयर्स अपने लॉन्च किए और किसी मान लीजिए ए पर्सन ने वो 100 शेयर्स खरीद लिए। अब इस 100 शेयर्स का आज जो रेट था मान के चलिए 100 रुपीज था। अब जो कल रेट है इसका मान लीजिए 110 रुपीज है। तो 10 रुपीज आपको दिखाई पड़ रहा है क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और यही प्रॉफिट जो है ये कंपनी किसको देगी? इस ए पर्सन को देगी। तो इसी को क्या कहा जाएगा? डिविडेंड कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंट्राप्रेन्योरशिप मेनली रेफर्स टू। तो इंट्राप्रेन्योरशिप इसको मतलब ये इसका मतलब क्या होता है? मैनेजिंग लेबर, क्या केवल मैनेज को लेबर करना ही एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है? नहीं। स्टार्टिंग अ बिजनेस और क्रिएटिंग समथिंग न्यू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये बिल्कुल सही है। देखिए एक बिजनेस को स्टार्ट करना या कुछ ऐसी चीज को डेवलप करना जिससे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, तो इसी को क्या कहते हैं? इंट्राप्रेन्योरशिप
कहते हैं। ठीक है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन। अब देखिए एंटरप्रेन्योर जो होता है, ठीक है, ये इस मतलब एक कौन होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अवॉइड रिस्क एंड प्ले सेफ नहीं, इसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब रिस्क लेने की क्षमता होनी चाहिए। तो कम्स अप विद आइडियाज, तो इसके पास आइडिया होने चाहिए। रिस्क लेना इसको आना चाहिए, मतलब रिस्क लेने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और कंबाइंस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उस होते हैं उसको कंबाइंड रूप में इसको मैनेज करना भी आना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। स्टार्टअप इज बेस्ट डिफाइंड एज। अब देखिए स्टार्टअप क्या होता है ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो स्मॉल शॉप होती है, स्टेबल प्रॉफिट्स गलत है, ठीक है। ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस बिल्कुल गलत है। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर एमिंग एट रैपिड ग्रोथ यूजिंग टेक्नोलॉजी बिल्कुल सही है। देखिए एक इस तरीके का एक वेंचर होती है, एक छोटी एक ऐसी कंपनी हो सकती है, एक ऐसा आइडिया हो सकता है जिससे आगे चल के रैपिड ग्रोथ हो और उसमें मेनली टेक्नोलॉजी का यूज हो, तो उसको क्या कहेंगे, स्टार्टअप कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर का इसमें से कौन सा रोल नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो टेकिंग रिस्क, ये तो रोल होता ही होता है। मेकिंग, देखिए मेकिंग की बिजनेस डिसीजंस, ये भी इसका रोल होता है। तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, कंबाइनिंग लैंड लेबर कैपिटल, ये भी इसका रोल है। ओनली वर्किंग एज एम्प्लॉय, तो देखिए एंटरप्रेन्योर जो होगा ये एम्प्लॉय की तरह वो काम नहीं करेगा, कर सकता है लेकिन मेन इसका ये रोल नहीं है। एंटरप्रेन्योर्स कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय। अब देखिए एंटरप्रेन्योर का क्या कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो क्रिएटिंग इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिल्कुल सही है। तो इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विसेज क्रिएट करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, बिल्कुल ठीक है। जॉब जनरेट करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। लिवलीहुड को सपोर्ट करते हैं, ये भी बात सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। द सेटिस्फैक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, अगला क्वेश्चन है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर डिराइव्स कम्स मेनली फ्रॉम। देखिए सेटिस्फैक्शन जो आता है एंटरप्रेन्योर में वो किस चीज से आएगा ये आपको यहाँ पर बताना है। तो एंटरप्रेन्योर जो है कब सेटिस्फाई होता है, हाई प्रॉफिट अर्न करने पे वो सेटिस्फाई होगा, नहीं। सीइंग देयर आइडियाज बिकम रियलिटी एंड सर्विंग पीपल, तो अगर जो भी उसका आइडिया था अगर वो रियलिटी में काम कर जाता है और साथ ही साथ लोगों को सर्व कर सकता है, तब एंटरप्रेन्योर जो है वो एक तरीके से सेटिस्फाई होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशन इन द वर्ल्ड टू ब्रिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ। देखिए कंपनी एक्ट आया था 2013 में, उससे सीएसआर लॉ बना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ बना 2014 में। और इसने मैंडेटरी कर दिया कंपनीज को कि ये अपना कितना परसेंट जो है एवरेज प्रॉफिट का, लास्ट 3 इयर्स में जो एवरेज प्रॉफिट रहा है उसका कितना परसेंट सीएसआर मतलब कुछ ऐसी सोशल एक्टिविटीज में यूज करेंगे या एक स्पेंड करेंगे, तो ये 2% है। तो याद रखिएगा आखिरी के जो लेटेस्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट हैं उसको देखा जाएगा और जितना प्रॉफिट आएगा उसका 2% जो है उसको सोशल कॉजेस में स्पेंड करना होगा, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, हेल्थ केयर से रिलेटेड हो, अवेयरनेस से रिलेटेड हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें रखी गई हैं। तो 2% याद रखिएगा इसको। विच एयरलाइन वॉज फाउंडेड बाय JRD टाटा, ठीक है, इन 1932। 1932 में जो एयरलाइन को फाउंड किया गया था उस एयरलाइन का नाम क्या था। तो एयर इंडिया उस समय नहीं कहते थे, ये आपको याद रखना है, उसको टाटा एयरलाइंस कहते थे, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। अंडर JRD टाटाज लीडरशिप द टाटा ग्रुप एक्सपेंडेड इनटू। अब देखिए JRD टाटा की लीडरशिप में जो टाटा ग्रुप था वो किस किस फील्ड तक एक्सपेंड हुआ ये आपको बताना है। तो केवल एग्रीकल्चर तक गलत है, स्टील तक, कार, पावर, केमिकल्स, ये सब में एक्सपेंशन हुआ था। बी ऑप्शन इज करेक्ट। JRD टाटा रिसीव्ड भारत रत्न इन। अब देखिए JRD टाटा जी को भारत रत्न दिया गया था, इस कब दिया गया था, किस ईयर में दिया गया था, तो 1992 में दिया गया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोटिवेशन फॉर एन एंटरप्रेन्योर। अब एंटरप्रेन्योर के लिए इनमें से कौन सा मोटिवेशन नहीं है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सोसाइटी को सर्व करना मोटिवेशन होता है, जॉब्स क्रिएट करना भी मोटिवेशन होता है, रिस्क लेना भी मोटिवेशन है, अवॉइडिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये कोई मोटिवेशन नहीं है, इसका तो काम ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। एंटरप्रेन्योर कंबाइंस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इंक्लूड। अब देखिए कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एंटरप्रेन्योर कंबाइन करता है।
तो लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गई, टेक्नोलॉजी, यही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। तो लैंड हो जाएगा, लेबर हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा और टेक्नोलॉजी हो जाएगी। 33 में आते हैं, वन की पर्सनैलिटी ट्रेट ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज। अब देखिए, एक यहाँ पर आपको बतानी पर्सनैलिटी ट्रेट जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, मतलब वो क्या होती है, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो लेजीनेस, आलसी तो बिल्कुल भी नहीं, एंटरप्रेन्योर को कभी भी आलसी नहीं होना चाहिए। रिजोल्यूटनेस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, मतलब एक तरीके से वो पूरी तरीके से सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब पूरा रिजोल्यूशन कर ले, ठीक है, एक तरीके से पूरा वो कमिटमेंट कर सके, तो उस तरीके की आप चीज़ों को समझ सकते हैं, तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगा। आगे बढ़ते हैं, तो अवॉइडिंग इनोवेशन बिल्कुल गलत, फियर ऑफ फेलियर भी गलत है। देखिए, फेलियर तो हो ही सकता है, जब कोई नया आइडिया आता है तो उसका फेलियर होने के भी चांसेस होते हैं, तो उससे डरना नहीं चाहिए। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, तो एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड यहाँ पर कौन सी बात सही है। एलिमिनेट्स रिस्क कम्प्लीटली, क्या ये रिस्क को कम्प्लीटली एलिमिनेट कर पाता है एंटरप्रेन्योरशिप, गलत है, बिल्कुल भी नहीं। ऑलवेज गारंटी सक्सेस, हमेशा सक्सेस होगी ऐसा भी नहीं कह सकते, कभी लॉस भी हो सकता है, कभी फेलियर हो सकता है, सक्सेस जरूरी नहीं हमेशा ही हो। इट इन्वॉल्व्स रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन, ये बिल्कुल सही है। एंटरप्रेन्योरशिप में दो चीजें हमेशा होती हैं, एक पहला रिस्क टेकिंग होती है, और साथ ही साथ दूसरा क्या होता है, इनोवेशन होता है, कुछ ना कुछ नया होता है, नवाचार होता है। विच फैक्टर डिस्टिंग्विशेस एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम रेगुलर वर्कर, देखिए एंटरप्रेन्योर और रेगुलर वर्कर में क्या डिफरेंस है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है तो दोनों को डिफरेंशिएट करता है। तो ओनरशिप, डिसीजन मेकिंग, यही बिल्कुल सही है। देखिए, ओनरशिप में अगर आप देखेंगे, एंटरप्रेन्योर की खुद की ओनरशिप है, डिसीजन मेकिंग भी वो खुद ही करता है। रेगुलर वर्कर जो है वो उसकी कोई ओनरशिप नहीं होती है, वो तो केवल एक वर्किंग क्लास है, केवल वर्क करने गया है। वर्किंग फिक्स्ड आवर्स ओनली, ये भी गलत है। फॉलोइंग ऑर्डर स्ट्रिक्टली गलत है। वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी गलत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही उठाते हैं, तो ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। एंटरप्रेन्योरशिप नॉट ओनली बेनिफिट्स द इंडिविजुअल बट ऑल्सो, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप से क्या होता है, केवल एक इंडिविजुअल को ही बेनिफिट नहीं मिलता, और इसके अलावा क्या चीज होती है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। तो रिड्यूसेस इनोवेशन, नहीं, प्रमोट करता है इनोवेशन को। स्लोज इकोनॉमिक ग्रोथ, नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ को इम्प्रूव करता है, ठीक है। माफ कीजिएगा। कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल डेवलपमेंट, ये बिल्कुल सही है, नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करता है, क्योंकि आपको पता है इनोवेशन आएगा, ठीक है, इनोवेशन आएगा तो क्या होगा, जॉब क्रिएशन होगा, ठीक है, जॉब क्रिएशन होगा तो कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों चीजें होंगी और नेशनल डेवलपमेंट हो जाएगा, मतलब कंट्री का डेवलपमेंट हो जाएगा। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न डे स्टार्टअप, अब देखिए मॉडर्न डे स्टार्टअप का आपको एग्जाम्पल बताना है, इनमें से कौन सा है। ट्रेडिशनल ग्रोसरी शॉप, तो एक आपने दुकान खोल ली, क्या वो एक स्टार्टअप होगा, नहीं। एन ऐप बेस्ड फूड डिलीवरी सर्विस, तो एक ऐप बेस्ड फूड डिलीवरी सर्विस है, ये एक स्टार्टअप का एग्जांपल आप कह सकते हैं, जैसे स्विगी हो गया, ठीक है, जोमेटो हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें आ सकती हैं। ऐप बेस्ड फूड डिलीवरी स्टार्टअप जो है या सर्विस जो है, ये मॉडर्न डे स्टार्टअप में इंक्लूड किया जा सकता है। बाकी अगर आपको लगता है कोई और स्टार्टअप आपके दिमाग में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, अगर आपको कोई आइडिया हो। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द रोल ऑफ रिस्क इन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर बेस्ट कौन एक्सप्लेन, मतलब बेस्ट जो है रोल ऑफ रिस्क इन एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो क्यों जरूरी है या क्या होती है, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज अवॉइड रिस्क, बिल्कुल गलत है। एंटरप्रेन्योर टेक कैलकुलेटेड रिस्क विद टाइम एंड मनी, ये बिल्कुल सही। देखिए एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं रिस्क को और उस तरीके से रिस्क उठाते हैं, टाइम के साथ ही साथ और मनी को भी वो मैनेज करते हैं, मतलब दोनों को देखते हुए वो रिस्क को कैलकुलेट करते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम का भी लॉस ना हो, बहुत ज़्यादा मनी का भी लॉस ना हो, तो इसी को एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और इसीलिए एंटरप्रेन्योर जो होता है वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी उसके अंदर होती है। एंटरप्रेन्योरशिप ऑफन रिक्वायर्स, अब एंटरप्रेन्योरशिप में क्या रिक्वायर्स होता है, क्या रिक्वायर्ड होता है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, गलत है। विजन की जरूरत होती है, बिल्कुल सही बात है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, भी सही है। इनोवेशन होना चाहिए, भी सही है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें देखिए क्या कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट लेसन फॉर यंग एंटरप्रेन्योर्स फ्रॉम जे आर डी टाटाज लाइफ, तो देखिए जे आर डी टाटा जो थे
इनकी लाइफ से एंटरप्रेन्योर्स को कौन सा लेसन लेना चाहिए, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। ओनली फोकस ऑन मेकिंग प्रॉफिट्स बिल्कुल गलत है, केवल प्रॉफिट पे ही फोकस नहीं करना चाहिए, पूरी तरीके से गलत है। आज भी अगर आप देखेंगे, चाहे रतन टाटा जी को देखा जाए या जो भी टाटा कंपनी से लोग जुड़े हुए हैं, तो वहां पर भी अगर देखेंगे हम लोग तो क्या देखेंगे, वो केवल प्रॉफिट पे ही वर्क नहीं करते हैं। बहुत सारा पैसा वो बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज में खर्च करते हैं, ठीक है, लोगों का कल्याणकारी योजनाओं में भी पैसा खर्च करते हैं, और बहुत सारे मतलब जो ऐसे समझ सकते हैं कि फिलैंथ्रोपी होती है, उसमें भी पैसा ये लोग बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। कंबाइनिंग विजन विद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बिल्कुल सही, तो विजन होना चाहिए और साथ ही साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से 40 एमसीक्यूज थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज जो हैं प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।